नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्र प्रकाश यादव और आपका हमारे इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सहारा सेबी विवाद में जो अपडेट आया है उस पर चर्चा करेंगे कि क्या होने वाला है, क्या संभावनाएं बन रही हैं, उस पर चर्चा करेंगे और कब से ये समस्याएं चल रही हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। किस तरीके से क्या क्या हुआ आपको पूरा हम इसके ऊपर एनालिसिस करने वाले हैं, तो आप आज का वीडियो पूरा देखिएगा। बहुत कुछ अलग अलग पॉइंट के ऊपर में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस समस्या की शुरुआत कब से हुई। तो इस समस्या की शुरुआत लगभग 12 साल पहले हुई है और उस 12 साल पहले से ही इस समस्या का धीरे धीरे बढ़ता गया और किसी को अंदाज़ा नहीं था कि ये यहाँ तक पहुँचेगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था उस जजमेंट के आधार पर ये हुआ कि धीरे धीरे पूरी सहारा की प्रॉपर्टी, चल अचल संपत्ति जो है सेबी के क्लच में चला गया, उनके कहा जाए तो अटैच हो गया। अगर देखा जाए आज के तौर पे तो लगभग 45,000 करोड़ रुपए, जहाँ तक माना जाता है कि 30,000 करोड़ ब्याजमय के साथ सहारा सेबी रिफंड अकाउंट में पड़ा था, जिसमें से 5,000 करोड़ रुपया CRCS के माध्यम से पेमेंट करने के लिए लिया गया है, जो कि अगले जब ये दिया गया था उसके 4 महीने में इसका भुगतान करना था। लेकिन आज लगभग 14 महीने होने जा रहे हैं, 13 महीने कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक उसका 5% भुगतान भी नहीं किया। यानी यहाँ पर CRCS का जो पोर्टल लॉन्च किया गया सरकार के माध्यम से वो पूरी तरीके से फेल है। तो यहाँ पर 5% भी, अगर मैं बात करूँ पुराने समय सहारा का जब एक अच्छे मुकाम पे चलता था, एक अच्छा उसका समय था, तो लगभग 5,000 10,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन या लेन देन वो एक महीने में कर देते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेन पावर लगभग 12 से 15 लाख लोग यहाँ पर काम करते थे और जिसकी वजह से सारी चीज़ उनका पेमेंट करने का तरीका सुचारू रूप से जिस तरीके से दूसरे डिपार्टमेंट में अंदर में होता है, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC का हो या फिर पोस्ट का हो या तमाम और भी अलग अलग जो इन्वेस्टमेंट की कंपनियां हैं या इंश्योरेंस की कंपनियां हैं, उसी तरीके से कि एजेंट जो पैसा ओपन किया था अकाउंट को या इंश्योरेंस पॉलिसी दी थी वो बीच में मीडिएटर रहता है, विटनेस के तौर पर साइन करता है और ब्रांच मैनेजर उसको वेरीफाई करता और पेमेंट मिलता था। बहुत ही आसान तरीका से ये हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे सहारा का पैसा सरकार के पास धीरे धीरे सब चला गया और एक समय अब ऐसा आया कि पूरी तरीके से सरकार ने इसको अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन वही समस्या, वही दिक्कत आज पूरे हिंदुस्तान के लिए हो गया। तो अभी दूसरी बात करेंगे, सेबी ने जो पैसा लिया उसके ऊपर में क्या किया। सेबी ने जो पैसा लिया उसमें 137 करोड़ रुपीस का ही भुगतान किया, लगभग ब्याजमय के साथ 30,000 करोड़ रुपए उनके पास पड़े थे कैश में, जो कि उसमें से लगभग 137 करोड़ का ही भुगतान किया। यानी सहारा ने जो पूर्व में कहा था कि हमने अपने सारे निवेशकों का 90% भुगतान कर दिया है, 95% भुगतान कर दिया है, वो बात सत्य साबित होती है। भुगतान के कई प्रकार होते हैं, री इन्वेस्टमेंट उसमें से एक पार्ट होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये री इन्वेस्टमेंट भुगतान नहीं है, क्योंकि री इन्वेस्टमेंट भी किया गया था और पेमेंट भी दिया गया था। लेकिन कहीं न कहीं लीगल और सारी चीज़ों की वजह से जो भी तकलीफ़ें हुई और ये इसमें पॉलिटिकल भी इशू रहा था और एक कहीं न कहीं बॉडी जो थी, चाहे वो सेबी था, वो अपने इसमें था, सहारा को ये था कि हमारे साथ इतने लोग हैं, इतने सारे बड़ी हम डील कर रहे हैं, हम इतने बड़े लोगों को रोजगार दे के बैठे हुए हैं, तो हमारे साथ इतना गलत नहीं होगा। उसको ये अपने आप पे भरोसा था, कोर्ट के ऊपर विश्वास था। लेकिन कहीं न कहीं जो न्यायपालिका थी, उस न्यायपालिका का जो
जजमेंट या डिसीजन जो भी 2012 में दिया गया उसके वजह से धीरे धीरे करते करते और ये स्थिति पूरी खराब होते गई और ये समय आ गया कि पूरी सिस्टम ट्रैक से नीचे उतर गया। लेकिन अभी जो चल रहा है इस वक्त हिंदुस्तान के पूरे निवेशक और जो काम करने वाले कार्यकर्ता कहो एजेंट, ये सभी लोग पूरी तरीके से सरकार को अपनी अपनी जो तकलीफ़ें हैं बार बार अवगत करा रहे हैं। आज तक सहारा के किसी भी जमाकर्ता और कार्यकर्ता ने कहीं भी किसी प्रकार का उपद्रव नहीं किया या किसी प्रकार का आंदोलन या कोई भी सरकार की प्रॉपर्टी का नुकसान हो या किसी के जान माल का नुकसान हो, ऐसा कुछ भी नहीं किया। धैर्यतापूर्वक सहारा श्री ने जो बताया था, जो सिखाया था, उनके अनुरूप उनका बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही शालीनता से सहारा के कर्तव्योगी साथियों ने पूरे हिंदुस्तान में अपने जो सांसद जी हैं उनको हमेशा अवगत कराया, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या फाइनेंस मिनिस्टर जी को, और जितने भी लोग जनप्रतिनिधि हैं सबको इस बात का अवगत कराया। और संसद में मुद्दा उठा भी। पिछले जब से मुद्दा चल रहा तब से हमें लगता है कि ये मुद्दा 2500 बार 30 बार से ज़्यादा संसद में उठ चुका है। और पिछले 1-1.5 महीने में जो लास्ट सत्र के अंदर में तो पूरा राज्यसभा और लोकसभा के अंदर में बहुत ही मुद्दा सहारा का बार बार आया। तो यहाँ देखा जा रहा है कि अब मुद्दा बहुत ही गर्म है और सरकार इस वक्त देखा जाए तो अभी कमज़ोर है, क्योंकि बैसाखी की सरकार हो चुकी है इस वक्त। और अब अगर देखो तो ये भी एक चीज़ गौर करने की बातें हैं कि लोकसभा या राज्यसभा में किसी ने अगर सहारा की समस्याओं को उठाया है तो वो हमेशा विपक्षी पार्टी, चाहे छोटे छोटे दल हैं, ऐसे लोगों ने ज़्यादातर सहारा के जो समस्या है उसको लोकसभा और राज्यसभा में रखा है। तो हम सहारा के सभी जमाकर्ता और कार्यकर्ता उनको धन्यवाद भी देते हैं कि ऐसे ऐसे छोटे लोग जो किसी अपने राजनीतिक रोटियां ना सेकते हुए जन कल्याण के लिए और लोगों का फ़ायदा हो उसके लिए अपना हमारा सबका बात या लोगों की जो समस्या है उसको वहाँ पर रखा। इसलिए हम लोग सारे सहारियन उनको बहुत ही कोटि धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि जल्दी ही इसका निराकरण आ जाएगा। दूसरी तरफ अगर बात करें तो CRCS जो पोर्टल लॉन्च किया उसके अंदर में आप देख रहे हैं कि तमाम तरीके का नाम का चीज़ें जो समस्याएं दे रहे हैं उसकी वजह से भी पूरी तरीके से विफल है। और जो समय दिया गया था उसका बहुत सारा समय लग जा रहा है, 13 महीना से ऊपर हो गया है, लगभग 14 महीने चल रहा है, लेकिन फ़ायदा 5% भी नहीं मिला है। इसलिए अब सेबी ने अपना अंतिम रिपोर्ट लगा दिया है कि हमने कितना पेमेंट लिया, कितना भुगतान किया, कितना हमारे पास पैसा पड़ा है। अब उस पैसे का कोर्ट के ऊपर, माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में डिसीजन देने के लिए उनसे उनका विचार मांगा है। वो उस पैसे क्या करना है वो डिसाइड करें, माननीय सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करे। इस तरीके का उन्होंने अपना एक अपील कर दी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। इधर सहारा इंडिया परिवार ने जो शुरुआती दौर का जो जजमेंट था, जो ऑर्डर था, उस ऑर्डर पर पुनर्विचार याचिका लगाई हुई है। पुनर्विचार याचिका लगाई है कि उसको वापस रिकंसिडर किया जाए, फिर से देखा जाए, उसमें कुछ जनहित के तौर पर इसको विचार किया जाए। क्योंकि जो भी आरोप लगे थे, जो भी चीज़ें सेबी जो है वो जमाकर्ताओं के, निवेशकों के संरक्षण के लिए है, लेकिन कहीं न कहीं उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, बल्कि
एक जमाकर्ता और ज़्यादा सफ़र किया है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई है उनको, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई और शादी ब्याह सब कुछ उनका बुढ़ापे के लिए जो जमा किया था सब कुछ तकलीफ़ में आ गया। वो उनके समय पर पैसा नहीं मिल रहा है। कितने लोगों की शादियां रुक गई, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सका, बुढ़ापे में पैसा नहीं मिल रहा है, पेंशन के तौर पर के लिए बचाया था वो भी नहीं मिल रहा है, दवा के लिए भी नहीं मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वो जजमेंट एक गलत साबित हुआ है। तो इस वक्त हम यही कहना चाहेंगे, यही आग्रह भी करते हैं कि जब तक पैसा सहारा इंडिया परिवार के पास था, जब तक पैसा सहारा इंडिया परिवार के था, तब तक एक भी निवेशकों का भुगतान संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या कभी नहीं थी। अगर हम 2012 की बात करें तो 12 में किसी भी एक भी इन्वेस्टर का भुगतान को लेकर के कोई समस्या नहीं था, लेकिन कानूनी कायदों की पेच में इसको फंसा करके आज इतना गलत हो गया कि जिसका हम कुछ अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। कितने 5 से 6 हज़ार लोगों की जानें चली गई हैं, कितने कार्यकर्ता अपने घर द्वार भी छोड़ना पड़ा है मजबूरी में। तो अब जो है इससे ज़्यादा और परेशानी ना हो, माननीय सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि क्योंकि सीआरसीएस के पास इतने स्टाफ नहीं हैं, उनकी ऑफिसें हर जगह नहीं हैं, तो सहारा के पास ऑफिसें भी हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, उनके स्टाफ हैं और उनके जो कार्यकर्ता हैं, एजेंट साथी हैं, जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो हैं, तो इनके पास मैन पावर भी बहुत ज़्यादा है। तो हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि भुगतान की सारी जिम्मेदारी सहारा इंडिया परिवार को देना चाहिए। उसका ऑब्जर्वेशन आप करिए, निगरानी आप करिए। आपको पता होगा कि 12 साल पहले, 15 साल पहले की बातें हैं या उससे थोड़ा सा और पहले की बातें हैं, सहारा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन लिमिटेड का एक मुद्दा वहाँ भी था, वहाँ पर काम करने का स्टॉप था उस स्कीम के अंदर में, और उसमें 75,000 करोड़ का भुगतान था जो सहारा ने अपने ब्रांचों से बाकायदे बहुत ही समय से पहले भुगतान कर दिया था और उसमें क्लीन चिट भी दिया गया था आरबीआई की तरफ से। तो हम आज भी सक्षम हैं, आज लगभग 1 लाख करोड़ की बातें हैं, तो ये भी सहारा सक्षम है कि वो अपना भुगतान ब्रांचों के माध्यम से, कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने स्टाफ के माध्यम से कर सकते हैं। और उसका जो भी ऑब्जर्वेशन है, आप सुपरविज़न है, वो सब आप लोग अपने सिस्टम के माध्यम से करिए, लेकिन भुगतान ब्रांचों से होगा तो जो निवेशक है उसके लिए आसानी होगा भुगतान पाने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो कार्यकर्ता है, जो अकाउंट ओपन किया है, उसको पता है कि ये हमारे डिपॉजिटर हैं और उनका डिपॉजिटर वो पहचानता है, उनका केवाईसी भी लेता है, वो विटनेस में साइन करता है और ब्रांच मैनेजर इसको वेरीफाई करता है। इससे बड़ा साक्ष्य और क्या चाहिए। बाकी जो पेमेंट है सब बैंक के माध्यम से जाता है। तो हमें लगता है कि इस वक्त जो डिसीजन आना चाहिए वो सहारा के फेवर में आना चाहिए। सहारा के माध्यम से, ब्रांचों के माध्यम से ही भुगतान की सारी जो है व्यवस्था दी जानी चाहिए, जो सबके हित में होगा। और साथ ही साथ एनआई पर भी जो लगे प्रतिबंध है उसको हटाने की प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, ताकि जो काम है वो काम भी हो सके। निवेशकों, जो कार्यकर्ता हैं, उनको उनका रोजगार भी वापस मिल सके। जो भी नई चीज़ें आ रही हैं सीआरसीएस के अंदर में, नई गाइडलाइन आ रही हैं, उसके अनुरूप काम करने का मौका भी मिलना चाहिए। तो जिस तरीके से ये पूरा चल रहा है, जो एक समय आ गया है ऐसा कि ऐसा मोड़ आ गया है कि जहाँ पर कहते हैं सच्चाई देरी से ही सही लेकिन साबित तो होता ही है, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सभी निवेशक यही चाहते हैं कि ब्रांचों से भुगतान हो, कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं ब्रांचों से भुगतान हो, और साथ में जो काम है उनको का रोजगार भी वापस कायम हो। तो उम्मीद करता हूँ कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस सभी चीज़ों को
मद्देनज़र रखते हुए, सबको एनालिसिस करते हुए सहारा पर लगाए गए सारे प्रतिबंध को हटा देगी और एक जो बहुत ऐतिहासिक डिसीजन होगा कि जो लोगों के लिए जो काम होगा, जो जनहित में काम होगा, वो सहारा के ब्रांचों से भुगतान का और एनआईए का रीओपन करवाना, ताकि वापस सिस्टम पूरा ट्रैक पे आ सके और फिर से सभी को रोजगार मिले और सबका भुगतान सही ढंग से, समय से और लेट ब्याज के साथ हो सके। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सहारा से संबंधित सारी अपडेट आपको हमेशा मिलती रहेंगी और 3 तारीख को जो भी होता है, जैसे भी कुछ अपडेट आता है, आप सभी को अवश्य हम अपडेट करते रहेंगे। इस वीडियो को इतना शेयर करिए कि सभी निवेशकों तक पहुँचे और निवेशक भी इसको शेयर करें, ताकि ये धीरे धीरे करके माने सुप्रीम कोर्ट या सरकार में जो भी लोग हैं सभी तक पहुँचे, ताकि इसके ऊपर उनको विचार करें और इस तरीके से भुगतान हो। और आप सभी से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया का भी यूज किया जाए और ताकि एक हम अपना जो हक है उसकी लड़ाई सही तरीके से लड़ें, हमें अपना न्याय मिले। हम सभी 13 करोड़ लोगों को, 15 लाख लोगों को जो कार्यकर्ता है, 13 करोड़ इन्वेस्टरों को जल्दी जल्दी न्याय मिले। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपकी बात को मजबूती मिलेगी। इसी आशा और उम्मीद के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू। सादर सहारा प्रणाम, नमस्कार।